गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? फिजिकल चेंज ना, फिजिकल चेंज कर रहे थे। चलिए अगला एग्जांपल लिख लीजिएगा। और बल्ब का जलना, बंद होना, उसी में अगला एग्जांपल लिखेंगे। एक एग्जांपल और लिख लीजिएगा, लोहे का चुंबकीकरण, है ना, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, है ना। अभी ठीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये एग्जांपल आपको याद रखना, जितना भी फिजिकल चेंज का एग्जांपल बताए सारा आपको एग्जांपल पता होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा मॉर्निंग में कैसे सवाल आपका यहां से बनता है ना। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज की। वो सब जो पढ़ा हम लोगों ने फिजिकल चेंज पढ़ा, ये वाला, हाँ ये भी फिजिकल चेंज है। क्या कि देखिए, आप बल्ब को जलाइएगा, है ना, तो उसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, लाइट जलता है, बस वो रिवर्सिबल होता है ना, वहां उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। तो जब भी याद रखिएगा, लाइट का जलना बंद होना, ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। केमिकल चेंज नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ना तो कोई नया पदार्थ बनता है, ना ही उसके भार में कोई परिवर्तन होता है ना। और वो क्या होता है? रिवर्सिबल भी होता है। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। याद रखिएगा, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण, जैसे संगठन, संरचना, स्वाद आदि में परिवर्तन हो। अब देखिए, ये सामान्यतः कैसे होते हैं? ये सामान्यतः इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब क्या? अव्युत्क्रमणीय, यानी इसे वापस इसके मूल अवस्था में नहीं ला सकते हैं। सामान्यतः अव्युत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सभी केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल नहीं होते। जैसे आपको बताया था ना कल, कि सारे के सारे फिजिकल चेंजेस जो है रिवर्सिबल नहीं होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं। इसी प्रकार याद रखिएगा कि सभी रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल नहीं होते, कुछ रिवर्सिबल भी होंगे। कैसे? तो अभी हम लोग समझते हैं। तो याद रखिएगा, सभी लिखना है, साथ में लिखना है। चलो कोई बात नहीं है, लिख लीजिए, लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। सभी रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा, सभी रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, यानी अव्युत्क्रमणीय नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल इसका याद रखिएगा, कुछ केमिकल चेंज जो होता है ना, रिवर्सिबल भी होता है। जैसे समझो, ये CaCO3 है, इसको हीट किए तो ये किसमें टूट गया, और फिर जैसे इसको मिलाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CaCO3 में। यानी कि ये आपका कैसा केमिकल चेंज है? रिवर्सिबल केमिकल चेंज है। इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलने पर क्या बनता है? NH3 बनता है। इसी प्रकार इसको जब तोड़ेंगे तो ये आपका नाइट्रोजन और क्या बन सकता है? हाइड्रोजन बन जाता है ना। तो ये भी आपका एक कैसा चेंज है? रिवर्सिबल केमिकल चेंज है। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे कि कौन सा इसमें रिवर्सिबल केमिकल चेंज होता है। तो ये दोनों आपके रिवर्सिबल है, भी कई सारे एग्जांपल हैं। याद रखिएगा, इसमें नया पदार्थ क्या होगा? बनता है। इसमें हमेशा जब भी केमिकल चेंज होगा ना, उसमें क्या होगा? नया पदार्थ का क्या होगा? निर्माण होगा। और इसमें याद रखिएगा, भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसमें जो वेट है आपका, वो क्या करेगा? चेंज करेगा, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ये सब इसका प्रॉपर्टी है, इसका गुण है। अब इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि इसके क्या क्या एग्जांपल है। एग्जांपल हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद सवाल यहां से बनेगा आपसे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल की। इसका एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल में याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना, इसको भी हम लोग अलग से देखेंगे, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा याद रखिएगा, दूध का दही में बदलना, या जैसे हम लोग कहते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क। इसके बाद याद रखना, जितना भी जलना होगा, जलना वाला क्या हुआ? केरोसिन तेल का भी जलना, ये आपका केमिकल चेंज होगा, है ना। कोई भी चीज जल रहा है, चाहे कागज का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर, लकड़ी का जलना। इसके बाद याद रखिएगा, कोयला का जलना, जितना भी जलना होगा, चाहे LPG का जलना, है ना, जलना जितना होगा सब क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। क्या बोले? इसके बाद याद रखिएगा, फल या सब्जी का सड़ना, है ना, जो सड़ता है ना, फल और सब्जी जो सड़ जाता है, वो भी क्या है आपका? भोजन का पकना। इसके बाद भोजन का पचना, ये भी क्या है आपका? केमिकल चेंज है। इसके बाद याद रखिएगा, सब्जी का पकना, है ना, ये सब क्या है आपका? केमिकल चेंज है, ठीक है। अगली बात समझ में? चलो अब यहीं पर नोट में लिख लेना, मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों है। क्या? जमना, क्या जमना मतलब फ्रीजिंग होना, है ना, फ्रीजिंग। जमना, पानी का जमना फिजिकल चेंज है ना, ये केमिकल में ना आएगा। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों का उदाहरण है। मोम का जमना भी फिजिकल चेंज होगा, मोम का पिघलना फिजिकल चेंज होगा, लेकिन मोमबत्ती का जलना भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों है। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए आप, भार में परिवर्तन होता है ना जी,
है ना। साथ ही साथ वहां पर जो आपका मॉम है वो क्या होता है, मेल्ट करता है, अपना स्टेट बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है तो फिजिकल चेंज हो रहा है ना। बाकी और केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि वहां पर आपका नया पदार्थ बन रहा है, बाहर में परिवर्तन हो रहा है इसलिए। इसका बाकी और सब कई सारा एग्जांपल आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगना और कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। हालांकि सुबह की क्लास में मैंने इसके बारे में बताया था आपको, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। याद रखिएगा यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी इट इज ए केमिकल प्रोसेस। याद रखिएगा कि इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और किसकी, नमी। ऑक्सीजन तथा नमी की यानी कि मॉइस्चर की जरूरत होती है। अब जब भी देखो ऑक्सीजन यहां पे क्या होगा, आयरन के साथ जुड़ेगा। ऑक्सीजन जो है आयरन के साथ क्या क्या जुड़ेगा जी, आयरन के साथ ऑक्सीजन और क्या H2O जुड़ेगा। तो यहां पर याद रखिएगा जब भी ऑक्सीजन का जुड़ता है क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, यानी कि यह कैसा प्रोसेस है, यह ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। अब देखिए ये जो रस्ट है ना, जंग, ये पहले लिख लीजिएगा। जंग लगने पर इसका भार क्या होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। जंग लगने पर इसका भार पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसलिए देखते हो बाद में जब लोहा का ना एकदम जंग से लग के जब खराब हो जाता है एकदम कैसा हल्का हल्का एकदम हो जाता है। और जंग का सूत्र याद रखिएगा, Fe2O3 इंटू XH2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और इसका प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, बचने के लिए क्या करेंगे, बचने के लिए एक तो पहले याद रखिएगा पेंटिंग करेंगे उसका, दूसरा ग्रीसिंग या ऑयलिंग करेंगे, ग्रीसिंग या ऑयलिंग। तीसरा होता है आपका गैल्वेनाइजेशन या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं यसद लेपन। आपसे सवाल पूछेगा कैसे, या फिर इसे जस्तीकरण भी कहते हैं। आपसे सवाल पूछ देगा कि लोहे को जंग से बचाने का क्या तरीका है, पहला ऑप्शन देगा यसद लेपन। अब बहुत सारा बच्चा सब क्या होता है, पहले ऑप्शन देखेगा एकदम खचाक से उत्तर लगाएगा, अगले सवाल पर चला जाएगा, है ना, एकदम बोला रहता है क्वेश्चन देखिए कैसे हम खत्म कर लेते हैं पेपर को। लेकिन दूसरा ऑप्शन देगा ग्रीसिंग, तीसरा ऑप्शन देगा पेंटिंग और चौथा ऑप्शन देगा ऑल ऑफ द अबव। वो पहला ऑप्शन देगा अच्छा गैल्वेनाइजेशन है, लगा करके अपना अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा। बाद में जब आंसर की चेक करेगा, अरे भैया ये तो गड़बड़ा गया हमारा, है ना। तो याद रखिए आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि क्या कह रहा है, समय देना है आपको सवाल को पढ़ने में। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क की। इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। हाँ बताइए, हाँ रुकते हैं, एकदम रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नहीं बोलोगे तब तक आगे नहीं चलेंगे। हो गया, बना आगे, चलो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में बदलना, कर्डिंग ऑफ मिल्क। ये सब सवाल आपसे यहां देखिए, 2-3 सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिएगा ना, 3-4 सवाल के दरोगा के पेपर में सिर्फ इसी से बना हुआ है। सबसे पहला याद रखिएगा ये जो मिल्क है इसको कर्ड में बदलता कौन है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस। ये सवाल एक तो आपके एग्जाम में पूछा गया है, देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2021-22 में पूछा है दरोगा में। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है ना, यही क्या करता है, दूध को दही में क्या करता है, बदलता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा किण्वन को खोजा कौन, लुई पास्चर। साथ ही साथ ईयर भी याद रखना है आपको, फर्मेंटेशन की खोज लुई पास्चर ने 1857 में की। लुई पास्चर ने कब की, 1857 में की, 1857 में की। और याद रखिएगा खट्टा दूध या दही में जो खट्टापन होता है, खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और यही लैक्टिक एसिड जब हमारे शरीर में मांसपेशियों में डिपॉजिट होता है ना, इससे आपका दर्द, थकान, अकड़न, पीड़ा, यह सब आपका क्या होता है, उत्पन्न होता है। यहीं से याद रखिएगा दूध की शुद्धता या घनत्व किससे मापते हैं जी, लैक्टोमीटर से मापते हैं। और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ये पॉइंट भी लिख लेना। अब देखो कई बार आप देखते हैं छोटा छोटा जो बच्चा सब होता है उसको दूध पिलाइए, कुछ देर बाद वो कर देता है दूध, मतलब ना उल्टी कर देगा। अब उसका भी दूध जो है, वो भी दूध जो है ना जमा हुआ निकलता है अंदर से, होता है ना, ऐसा कैसे होता है। तो याद रखिएगा बच्चा सबको जब दूध पिलाइएगा ना, तो बच्चा सबके जो पेट में जो एक रस सीक्रेट होता है, जठर रस, तो उन जठर रस में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है रेनिन। और ये रेनिन नामक एंजाइम करता क्या है समझिएगा, वो बच्चा सबका जो मतलब जो दूध होता है, दूध में वो प्रोटीन होता है कैसीन। एक कैसीन नामक प्रोटीन को क्या करता है, ये रेनिन नामक जो एंजाइम है, ये इसको बदल देता है किसमें, पैरा कैसिनेट में। किसमें बदल देता है, पैरा कैसिनेट में। और पैरा कैसिनेट के कारण जो होता है वो आपका जो दूध है ना, वो क्या हो जाता है, उसका कर्डिंग हो जाता है। एग्जाम में सवाल पूछेगा आपसे कि बच्चों में कर्डिंग ऑफ मिल्क के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल होता है, कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल होता है, रेनिन। साथ ही साथ आपसे पूछेगा बच्चों में कैसिन नामक प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, रेनिन। आपसे पूछेगा जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम मिलता है, याद रखिएगा पेप्सिन होता है एगो, और एगो क्या होता है आपका, रेनिन होता है। अम्ल कौन सा होता है, HCl होता है। और जठर रस का पीएच मान को बता सकता है, 1.2 से 1.5 के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हम लोगों का जो बॉडी है, शरीर है, हम लोगों के शरीर का पीएच मान कितना होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सब। चलिए लिख लीजिएगा वन लाइनर में, हालांकि एसिड बेस सॉल्ट में हम लोग पढ़ेंगे 7 से लेकर के 7
चलिए, तो हमारे बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है? 7 से 7.8। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन। आज हम लोग इस सॉल्यूशन टॉपिक को फिनिश करेंगे। विलयन, तो विलयन की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए, याद रखिएगा सिंपली यह एक समांगी मिश्रण है। क्या है? यह एक समांगी मिश्रण है, दैट्स इट और कुछ नहीं। इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर। अब सवाल उठता है सर कोई सॉल्यूशन है, उसका कंपोनेंट क्या क्या होता है सर? सॉल्यूशन में क्या क्या चीज होता है? तो विलयन के संघटक, क्या बोलेंगे? विलयन के संघटक यानी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। एक तो होता है, याद रखना, सॉल्यूट होता है। क्या होता है वो? सॉल्यूट। या फिर जैसे हम कहते हैं विलेय, जो किसी सॉल्यूशन में कम मात्रा में हो, जो विलयन में किस मात्रा में हो? कम मात्रा में हो, उसको बोलेंगे हम लोग विलेय। और एक होता है आपका विलायक, या जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी विलायक, जो किसी विलयन में ज्यादा मात्रा में हो, जो किसी विलयन में ज्यादा मात्रा में हो, which is more in quantity in any solution and which is less in quantity in any solution, तो उसे क्या कहेंगे? विलेय। और ज्यादा होगा तो क्या कहेंगे? विलायक। एग्जांपल जैसे पानी प्लस चीनी है, तो याद रखिएगा पानी जैसे मान लीजिए 1000 ml पानी है, उसमें 100 ग्राम चीनी है, तो ये जो है पानी आपका क्या हो जाएगा? विलायक। चीनी क्या हो जाएगा? विलेय, है ना। इसी तरह मान लीजिए जैसे पानी है प्लस शराब है। अब मान लीजिए पानी है आपका कितना? 100 ml, कितना ml का बना है? 30 ml, है ना, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। तो पानी है, इसमें 30 ml मिला है। अब यहाँ पर ज्यादा क्या है? कम क्या है? अब मान लो इसको बराबर बराबर कर दें, 100 ml पानी भी कर दें, 100 ml भी कर दें, फिर सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? इस कंडीशन में देखिए दोनों ही सॉल्यूट हो सकता है, दोनों ही सॉल्वेंट हो सकता है। लेकिन क्या होता है ना, एक्चुअली में पानी जो है एक आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जल जो है आपका क्या है? एक सार्वत्रिक विलायक है। किसी भी चीज में वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए वहां पर हम लोग वाटर को ही क्या करते हैं? सॉल्वेंट मानते हैं, है ना। याद रखिएगा बराबर क्वांटिटी में अगर रहेगा हो सकता है दोनों ही सॉल्यूट हो सकता है, दोनों ही सॉल्वेंट हो सकता है। लेकिन वाटर चूंकि क्या है? आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो लिख लीजिएगा जल क्या है? जल एक सार्वत्रिक विलायक है। इस चीज को आप याद रखेंगे, जल एक कैसा विलायक है जी? सार्वत्रिक विलायक है। अब इस सॉल्यूशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, और अब जो मैं अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, इस सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा सवाल आपका यहीं से बनने वाला है। अब हम लोग सॉल्यूशन के टाइप की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन को देखो दो आधार पर क्लासिफाई किया गया है। विलयन को दो आधार पर क्लासिफाई किया गया है। एक तो कि उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है, यानी जो विलय कण है, उसका आकार कैसा है? छोटा आकार है, बड़ा आकार है, उसके आधार पर इसको बांटा गया है 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। तो पहला याद रखिएगा, विलय कण के आधार पर सॉल्यूशन का प्रकार, विलय कण के आधार पर विलयन के प्रकार। और इसमें सबसे पहला जो टाइप आएगा वो आएगा आपका सत्य विलयन। क्या आएगा जी? सत्य विलयन। एक्चुअली में यही जो होता है ना सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन। और ट्रू सॉल्यूशन है सर, तो याद रखिएगा ये जो होगा ना, ये कैसा होगा? समांगी होता है। ये कैसा होता है जी? समांगी, यानी होमोजेनस। आप सर कह रहे हैं कि यहां पर हम सॉल्यूट का जो पार्टिकल है उसके कण के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? इसको वर्गीकृत कर रहे हैं। सर इसमें सॉल्यूट पार्टिकल के कण का आकार कितना होता है? एग्जाम में खूब पूछता है ये, याद रखिएगा। इसमें विलय कण के, विलय कण का जो व्यास होता है, व्यास यानी डायमीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर, या फिर इसी को बोलते हैं 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। यानी कि इसमें जो आपका विलय कण का साइज है ना, 1 नैनोमीटर से भी क्या होगा? कम होगा। आप समझ सकते हैं कितना छोटा पार्टिकल होगा इसका, तो उसका व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर से क्या होता है? कम होता है। अब ये जो पार्टिकल इतना छोटा छोटा होगा, इतना स्मॉल होगा कि आप इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, है ना। इसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। याद रखिएगा। हाँ बोलिए, किसी का डाउट है? अभी आ रहे हैं अभी 10 किसको आंख से देख सकते हैं? ये ट्रू सॉल्यूशन है, वो आप देखे होंगे सस्पेंडेड सॉल्यूशन में, सस्पेंडेड सॉल्यूशन में देखे होंगे। अभी आते हैं, अभी तो पहला ही टाइप देख रहे हैं, ध्यान से समझिए। इसमें विलय कण का, जो इसमें विलय कण को खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। और ये जो होता है ना, याद रखिएगा, इसमें विलय कण जो होता है, जैसे पानी और चीनी को घोलिए, क्या उसमें पानी या नमक को घोलिए, क्या चीनी का पार्टिकल नीचे बैठता है क्या घुलने के बाद? नमक का पार्टिकल नीचे बैठता है क्या घुलने के बाद? नहीं बैठता है। यानी कि इसमें विलय कण नीचे की ओर जमा नहीं होते हैं, विलय कण नीचे की ओर जमा नहीं होते हैं। फटाफट से इसे पहले लिखिए, अभी और कई सारा प्रॉपर्टी है, इसमें बात करेंगे। हो गया, चलो। अब देखो, ये जो आपका सत्य विलयन होगा ना, ये पानी और चीनी का घोल लीजिए, पानी और नमक का घोल लीजिए, आप उसमें देख सकते हैं, आप, है ना, उसको क्या कर सकते हैं? उसमें आप देख सकते हैं। यानी कि ये जो सत्य विलयन होता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। यानी कि ये पारदर्शी होता है। ये सब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। छूट गया? अच्छा। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। लिख लो लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है। अब देखो समझना, अगर इसको मान लीजिए पानी और जैसे नमक है, पानी और चीनी है, इसको अगर अलग अलग करना हो तो क्या फिल्टरेशन से अलग कर सकते हैं? इसको नहीं कर सकते हैं ना। यानी कि इसे फिल्टरेशन से, इसे निस्यंदन के द्वारा, फिल्टरेशन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, नहीं किया जा सकता है। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये प्रकाश के किरणों को, प्रकाश के किरणों को स्कैटर नहीं करता है, बिखेरता नहीं है। यानी इसमें जो लाइट का, जब इसको प्रकाश इसमें डालिएगा ना, तो ये प्रकाश के किरणों को नहीं फैलाएगा। अभी आपको बताएंगे आगे, जब भी कोई सॉल्यूशन प्रकाश के किरणों को फैला दे, उसे क्या बोलते हैं? टिंडाल प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? टिंडाल प्रभाव। और उस टिंडाल प्रभाव को खोजने वाला जो वैज्ञानिक था, उसका नाम था जॉन टिंडाल।
कभी देखते हैं एकदम खेत में, मतलब बगीचा वगैरह में जाइए, एकदम पूरा जब घना पेड़ रहता है तो वहां पर देखते हैं एकदम पेड़ के बीच से एकदम लाइट कर आता हुआ दिखता है। कभी आप बंद कमरा है, एकदम थोड़ा एकदम अंधेरा है, कहीं पर छोटा सा होल है तो उसे जो लाइट कर रहे हैं उसका प्रॉपर रे आता हुआ दिखता है। कभी आप सिनेमा हॉल में जाइएगा तो सिनेमा हॉल में पीछे से जो लाइट कर रहे आता है पर्दे पर, वो आपको दिखता हुआ प्रतीत होता है। तो ये सब किसके कारण होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो कण है, जो पार्टिकल है, वो लाइट के रे को क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। और ऐसा ये जो टिंडाल प्रभाव है, टिंडाल प्रभाव के पीछे आपको पहले भी बताया है कि क्या कारण होता है, प्रकाश का विकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर भी जो होता है, याद रखिएगा, ये टिंडाल प्रभाव को शो करेगा जी, ये टिंडाल इफेक्ट को, टिंडाल प्रभाव को शो नहीं करता है। टिंडाल प्रभाव क्या होता है आपको चित्र के द्वारा भी दिखा देंगे। ये टिंडाल इफेक्ट को शो नहीं करता है। इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, अभी एग्जांपल लिखा देंगे कि वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस आपका अल्कोहल है, वाटर प्लस फिर ग्लूकोज है, ये सब इसका क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। टू सॉल्यूशन का इतना आपको डेफिनेशन में, इतना प्रॉपर्टीज का जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सत्य विलयन के बारे में ये सब पता होना चाहिए आपको। अब इसका पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। पानी प्लस नमक, पानी प्लस चीनी, पानी प्लस शराब, पानी प्लस ग्लूकोज। इसके बाद ये जैसे आपका सिरका है, सिरका भी यही होगा ना, जिसमें भी क्या है, पानी और क्या है, एसिटिक एसिड है। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, दूसरा है सस्पेंडेड सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं निलंबन, या फिर उसे बोलते हैं निलंबित विलयन। सिरका यानी एसिटिक एसिड है, सिरका यानी विनेगर है। विनेगर में क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा, इसमें पानी प्लस क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। पानी प्लस क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल कितना होता है, 5 से 8% होता है, बाकी आपका पानी होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, दूसरा है सस्पेंडेड सॉल्यूशन, या फिर जैसे हम लोग कहते हैं निलंबन, या फिर इसी को बोलते हैं निलंबित विलयन। क्या बोलते हैं, निलंबित विलयन। अब ये जो होगा, याद रखिएगा, ये कैसा होगा, ये आपका हेटेरोजिनस होता है। कैसा होता है जी, हेटेरोजिनस होता है, यानी कि विसमांगी होता है, विसमांगी होता है। अब आप कहेंगे सर फिर से कि ये सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बताइए कितना होता है इसमें, उसका तो बता दिए। इसमें याद रखिएगा, इसमें विलय कण का जो व्यास होता है, विलय कण का आकार या विलय कण का जो व्यास होगा, डायमीटर 10⁻⁻7 मीटर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं जी, कोनो दिक्कत है किसी को। 10⁻⁻7 मीटर लिख दें, या फिर 10⁻�5 सेंटीमीटर लिखने के बात है, काहे काहे 10⁻⁷ × 100 सेंटीमीटर करिएगा, ये इतना ही आ जाएगा। से क्या होता है, बड़ा होता है। से क्या होता है, बड़ा होता है। अब इतना बड़का बड़का ये पार्टिकल होता है ना कि इसे खुली आंखों से देख सकते हैं, इसे खुली आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। और यही वाला आप पढ़े होंगे पॉकेट जीके वाला किताब में, है ना जी, आया समझ में। हाँ ये लगता है आधे आधा पढ़ के छोड़ दिया अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है इस सस्पेंडेड सॉल्यूशन में, कि इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल है ना, इसमें विलय कण जो है नीचे की तरफ जाकर के पानी और बालू को मिला दो, कुछ देर के बाद वो बालू ना नीचे बैठ जाता है। पानी और मिट्टी को मिला दीजिए, कुछ देर में बैठ जाएगा। पानी और आटा मिलाइए, अब बैठ जाएगा कुछ देर में। यानी कि इसमें विलय कण नीचे की ओर, विलय कण नीचे की ओर जमा हो जाते हैं। नीचे की ओर क्या हो जाते हैं सर, जमा हो जाते हैं। और जब ये नीचे की ओर जमा हो जाता है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं नीचे की तरफ, यही वजह इसका नाम क्या है, सस्पेंडेड विलयन है। अब देखिए इसका जो भी विलय कण होगा, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कैसे, फिल्ट्रेशन के द्वारा। यानी कि इसे फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसे फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। एंड याद रखिएगा ये कैसा होता है, ये आपका नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कैसा होता है, ये अपारदर्शी होता है। और याद रखिएगा ये टिंडाल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा जी, करता है। ये प्रकाश के किरणों को बिखेरता है, ये प्रकाश के किरणों को बिखेर देता है, यानी कि ये टिंडाल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ये टिंडाल प्रभाव का चित्र अभी दिखाएंगे, है ना, चिंता मत करिए। ये टिंडाल प्रभाव को अब बताएंगे भी, इसको लिखा भी देंगे, प्रदर्शित करता है, शो करता है। और एग्जांपल लिख लीजिएगा इसका, पानी प्लस बालू, हाँ नाले का पानी, या कीचड़ वाला पानी लिख सकते हैं, मड वाटर, कीचड़ वाला पानी। और इसको साफ करने के लिए, कीचड़ वाला पानी को साफ करने के लिए ना, उसमें फिटकरी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, फिटकरी, तो वो उसको साफ कर देगा स्कंदन विधि से। इसके बाद याद रखिएगा पानी प्लस पत्थर, कंक्रीट। इसके बाद याद रखिएगा पानी प्लस आटा। इसके बाद याद रखिएगा पानी प्लस चॉक। और याद रखिएगा ये जो आपका बालू है ना, बालू से याद रखिएगा इसका सूत्र क्या है, SiO2। और इसी को याद रखिएगा क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। आपके एग्जाम में सवाल पूछा हुआ, हालांकि ऑप्शन उसमें गलत था, लेकिन आपसे पूछा था सवाल कि इसमें क्या क्वार्ट्ज का फॉर्मूला है ना, उसमें एक ऑप्शन में सिलिकॉन ऑक्साइड नहीं था, है ना, तो वो आपका क्वेश्चन शायद हटा दिया गया होगा, जो भी है डिलीट कर दिया गया होगा। पत्थर की स्टडी को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है, स्टोन, स्टडी ऑफ स्टोन, पेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। और अगर माउंटेन का स्टडी पूछे, पर्वत का, यही होगा, नहीं नहीं हमको लगा क्या बोल रहा है। याद रखिए माउंटेन का स्टडी जो होता है दैट इज ओरोलॉजी, ओरोलॉजी, ठीक है। अब चलिए इससे आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। इस तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपका कोलाइडी विलयन है, याद रखेंगे, ठीक है। चलो ये वाला, ये SiO2 है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, इसी को कहते हैं क्वार्ट्ज, या इसी को सिलिका भी बोलते हैं, इसी को याद रखिएगा बालू भी कहते हैं, बालू यानी सैंड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, तीसरा जो है दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन।
कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं कोलाइडी विलयन, क्या बोलते हैं? कोलाइडी विलयन। अब देखो कोलाइडी विलयन की बात करते हैं ना, ये दिखने में तो कैसा लगेगा तुमको? एकदम होमोजेनस लगेगा, है ना? दिखने में कैसा लगता है? ये दिखने में समांगी होते हैं, लेकिन वास्तविक में विसमांगी होते हैं। ये दिखने में कैसे? असमांगी, लेकिन वास्तविक में विसमांगी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसका नेचर कैसा है? हेटेरोजीनस है। हेटेरोजीनस यानी विसमांगी। अब कहिएगा आप कि सर ये बताइए, इसमें जो विलेय कण का आकार है कितना होता है? याद रखिएगा, इसमें विलेय कण का आकार, इसमें विलेय कण का आकार ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा, सत्य विलयन से बड़ा तथा निलंबन से क्या होता है? छोटा होता है। तथा निलंबन से छोटा होता है। समझिए सर, आकार बताइए ना, ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया। आकार बताइए क्या होता है इसका? आकार याद रखिएगा, इसका 10⁻⁻, आपका 9 मीटर से लेकर के 10⁻⁻7 मीटर के बीच होगा। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होगा। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि आपको मीटर में दिया है कि आपको सेंटीमीटर में दिया है। मीटर में दिया रहेगा तो ये वाला हो जाएगा, इसके बीच में रहेगा। सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो इसके बीच में हो जाएगा। आगे बात समझ में सबको? और ये क्या, ये त्रिज्या नहीं है बल्कि डायमीटर है उसका व्यास है। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, मतलब इसे अभी देखेंगे कि इसको नेकेड देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। इसमें नहीं लिखा है क्या वो पॉइंट? लिखा है ना? हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं। निलंबन से बराबर, यार इसका उससे बड़ा है। ये जो है ना निलंबन का इससे बड़ा है ना? मतलब इससे, सॉरी, इससे बड़ा है निलंबन का। और यहाँ पर क्या है ना कि इसका जो है, देखो ये ट्रू सॉल्यूशन जो है ना इससे बड़ा है। ये तुमको लगा होगा ये बड़ा वाला तुमको लग रहा है कि ये छोटा साइज है, ये माइनस में है ना, ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है ना, इसलिए यहाँ से लेकर के इसके बीच में होता है। अगर इससे बड़ा हुआ 10⁻⁷ मीटर से ज्यादा बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा? सस्पेंडेड। और अगर इससे छोटा हुआ तो क्या हो जाएगा? वो ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है इसमें तो अभी पूछ लो। नहीं हुआ क्लियर? हो गया? चलो, नहीं हुआ तो अभी पूछ सकते हो। अब देखो, हाँ बोलो बोलो। अच्छा, समझाने के लिए फिर से समझा दे, कोई बात नहीं, समझा देते। समझो, जैसे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का भी कई सारा एग्जांपल देखेंगे। जब एग्जांपल देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा। अभी आप ऐसे समझिए कि जैसे दूध है, मिल्क है, इंक है ना, ये सब आपको दिखने में कैसा लगेगा? दिखने में आपको लगता है कि ये क्या है? समांगी है। लेकिन एक्चुअल में ये कैसा होता है? एक्चुअल में ये विसमांगी होता है ना? तो यानी कि ये रियल में तो होता है, इसका नेचर कैसा है? ये हाइड्रोजीनस सॉल्यूशन है ये। और इसमें जो विलेय कण का आकार होगा ना, ये आपका जो सस्पेंडेड सॉल्यूशन था उसका आकार कितना था? 10⁻⁻7 मीटर से क्या था? बड़ा था, ये था ना जी। और जो आपका ट्रू सॉल्यूशन था, ट्रू सॉल्यूशन का साइज क्या था? इससे आपका छोटा था, 10⁻�9 मीटर से। इसका जो साइज है ना, ये 10⁻�9 मीटर से बड़ा होगा और 10⁻⁷ मीटर से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि इसके बीच में इसका आकार रहता है। इसी को हम लोग 10⁻⁷ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, इसी को 10⁻⁵ सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं। याद रखिएगा, इसमें विलेय कण को खुली आंखों से देख सकते हैं। इसमें भी याद रखिएगा, जो विलेय कण है वो नीचे की ओर जमा नहीं होते हैं। इसमें विलेय कण नीचे की ओर जमा नहीं होते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि इसको किस विधि से अलग करेंगे? कल बताए थे आपको प्रभाजी आसवन, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना? किससे अलग करेंगे इसे अपकेंद्रण विधि से, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, यानी अपकेंद्रण के द्वारा अलग किया जाता है। अपकेंद्रण के द्वारा सेपरेट किया जाता है। दूध से मक्खन निकालना है तो वही टेक्निक यूज करेंगे ना। इसके बाद याद रखिएगा, ये जो आपका ये प्रकाश के किरणों को बिखेरता है सर, ये प्रकाश के किरणों को क्या करता है? बिखेरता है। और प्रकाश के किरणों को बिखरेगा तो ये टिंडाल इफेक्ट को शो करेगा। याद रखिएगा, ये टिंडाल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। अब इसका हम लोग देखेंगे एग्जांपल। टिंडाल प्रभाव को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अब इसका एग्जांपल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसे लिखो, अब चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे जेमस्टोन वगैरह में देखिए उसका पार्टिकल दिखता है ना? अभी एग्जांपल देखेंगे, देख सकते हैं खुली आंखों में से। ठीक है, क्या नोट में नहीं दिया है? देखिए एक्चुअली में देखिए क्या है ना, जैसे कुछ मतलब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझना। कुछ ऐसे कोलाइडी विलयन है जिसमें आप नहीं देख सकते हो। जैसे एयर है, एयर में आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्मोक है, इसमें आप देख सकते हैं, है ना? तो वो डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या करोगे आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लिख लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजिंग वाली स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं पूछेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्मोक में आप देख पाओगे, है ना? जेमस्टोन वगैरह उसमें आप देख पाओगे, मिल्क वगैरह उसमें कई बार मिल्क नहीं, और भी कई सारे जो विकल्प हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल वहाँ पर दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ये जो इसका एग्जाम्पल है ना वो टेबल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको पहले भी बताया है मैंने। इसको एक बार देख लेते हैं, ये टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन टेबल होगा तभी तो। चल अब मैं हिंदी में लिख दूंगा सबका, है ना? सबका मैं हिंदी लिख दूंगा, इसका टेंशन नहीं लेना है, सबका हिंदी लिख देंगे। इसको समझने से पहले कुछ चीजें आपको समझनी होगी, तभी आप इसे समझ पाओगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाओगे। समझते पहले आपको यह समझना है कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन की जब बात करते हैं, समझना कोलाइडी विलयन में जो
कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में नॉर्मल विलियन में क्या होता है, सॉल्यूट। यानी यहां पर जो सॉल्यूट होता है उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, क्या, डिस्पर्स्ड फेज। क्या यूज करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज, है ना। यानी इसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, है ना। और जो ज्यादा मात्रा में होता है, यानी जो यहां पर विलेय होता है, समझिएगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा, यानी यहां पर जो सॉल्वेंट होता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, क्या, डिस्पर्शन मीडियम। क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्शन मीडियम, या फिर इसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। डिस्पर्शन मीडियम कभी कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो डिस्पर्शन मीडियम जो है वो आपका ज्यादा मात्रा में होगा, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो आपका कम मात्रा में होगा। अब हम लोग इस टेबल पर आते हैं और इस टेबल को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम में यहां से खूब सवाल बनता है, ठीक है। हाँ, पहले इस टेबल को खत्म कर लेते हैं, तब पी लेंगे चाय, है ना, ठीक है। आज देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन को प्रयास करते हैं खत्म करना। कोई डाउट वगैरह किसी को तब तक पूछ लो, ना पूछना है डाउट, डाउट नहीं है किसी को कोई, क्या हुआ। अच्छा, अभी डिस्पर्स फेज को, जैसे मान लीजिए कि पानी और चीनी का जो घोल है, मान लो अगर कोलाइडल विलयन रहता पानी और चीनी का घोल, समझना। अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो समझेंगे अभी पूरा। जैसे मान लीजिए पानी और चीनी का घोल है, जब यहाँ पर जैसे पानी है ना, तो पानी अगर मान लीजिए 1000 ml है, चीनी आपका 100 ग्राम है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन में इसे सॉल्यूट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन अगर कोलाइडल विलयन होगा, कोलाइडल विलयन में जो सॉल्वेंट होता है उसके लिए हम लोग डिस्पर्शन मीडियम का यूज करते हैं, जो सॉल्यूट होता है उसके लिए हम लोग किस टर्म का यूज करते हैं, डिस्पर्स फेज का यूज करते हैं। अभी उसका एग्जांपल पूरा इसी को समझने वाला है इसके बाद वाला स्लाइड में, इसलिए आपको ये बताएं, थोड़ा सा बस 2 मिनट रुकते हैं फिर चलते हैं, समझते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं इस टेबल को, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूं। लिक्विड गैस का तो हिंदी इंग्लिश पता है आपको, लिक्विड गैस सॉलिड हिंदी लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए जब यहां पर देखो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है, यानी कि ये ज्यादा मात्रा में होगा, यानी ये यहां पर क्या एक तरह से विलायक है की भूमिका में। डिस्पर्स्ड फेज है ये आपका कम मात्रा में होगा, यानी ये क्या है आपका विलेय है। यानी कि जब आपका गैस क्या है ज्यादा है, लिक्विड क्या है कम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। क्या बोलते हैं इसको, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। और जब लिक्विड डिस्पर्स्ड रहेगा गैस में, इसके लिए जो नाम होता है इसका, इसे हम लोग बोलते हैं द्रव एरोसोल बोलते हैं, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, द्रव एरोसोल, लिक्विड एरोसोल या द्रव एरोसोल कहते हैं। एग्जांपल है आपका फॉग यानी कोहरा, क्लाउड यानी बादल, मिस्ट यानी धुंध, है ना, लिख देंगे, जहां हिंदी लिख देंगे, चिंता नहीं करना है। हाँ हाँ, यहां पर ऐसे लिखता है ना, लिक्विड जैसे देखिए क्या लिखते हैं इसको, नहीं यहां पर जैसा डिस्पर्सिंग मीडियम है, यहां पर क्या गैस है, यहां पर क्या डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है, इसको ऐसे लिखेंगे गैस में द्रव लिखते हैं, है ना, इसको क्या लिखेंगे गैस में द्रव, या फिर लिखेंगे लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस, लिखेंगे लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस या फिर गैस में द्रव लिखते हैं हिंदी में ऐसे। अब दूसरा देखिए यहां पर क्या है, ज्यादा मात्रा में गैस है और कम मात्रा में क्या है, सॉलिड है, यानी सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस लिखेंगे इसको, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, गैस में ठोस। और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है याद रखिएगा ठोस एरोसोल। क्या होता है, ठोस एरोसोल। इसका क्या है, स्मोक यानी धुआं, और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का मतलब वाहनों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं लिख लीजिएगा, धुआं। अब देखो इसी प्रकार यहां पर जब आपका क्या है, एक होता है लास्ट में लिख लीजिएगा, यहां पर इस टेबल में नहीं दिया हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकता है, जब आपका गैस डिस्पर्स्ड इन गैस हो, यानी कि गैस ही ज्यादा मात्रा में गैस ही कम मात्रा में, इसको सिंपली इसको हम लोग एरोसोल बोलते हैं, इसको नॉर्मल एरोसोल या सिर्फ एरोसोल कहते हैं। और इसका एग्जांपल है याद रखिएगा वायु, वायु यानी एयर, ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं, यहां पर देखिए क्या है, गैस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, यानी क्या बोलेंगे, द्रव में गैस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे जी, द्रव में गैस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोम। और फोम का एग्जांपल है आपका याद रखिएगा सेविंग क्रीम या सेविंग फोम, है ना, जो सेविंग क्रीम होता है ना, ये आजकल जो फोम आता है ऐसे देखते हो, ऐसे दबाते हैं फोम निकलने लगता है, ये सेविंग क्रीम सेविंग फोम, ये आपका इसी का एग्जांपल है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर ये वाला, जब आपका द्रव में क्या हो, आपका द्रव हो, तो यहां पर इसे क्या बोलते हैं, इमल्सन या फिर इसे पायस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायस। और इसका एग्जांपल है आपका दूध और फेस क्रीम, दूध और फेस क्रीम। इसके बाद याद रखिएगा ज्यादा मात्रा में क्या है, लिक्विड है, कम मात्रा में सॉलिड है, तो क्या बोलेंगे, द्रव में ठोस, इसे क्या कहते हैं, सॉल, सिर्फ सॉल कहेंगे इसे। और इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और क्या कीचड़, मड यानी कीचड़, और कीचड़ गैस किसको कहते हैं, मीथेन को, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फार्मूला होता है, MgOH2, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका पीएच मान कितना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, नहीं भैया 10 होता है, 8.5 टूथपेस्ट का होता है ना। याद रखिएगा ये जो है आपका एक अच्छा एंटासिड है, यानी पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। अब देखो इसके बाद ये टेबल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब आपको याद करना ही करना है, दरोगा या फिर कोई और एग्जाम में दीजिएगा, वहां से खूब सवाल बनता है यहाँ से। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ना आपका क्या सॉलिड है, और इसके बाद क्या आपका गैस है, यानी कि सॉलिड में क्या है, गैस है, ठोस में गैस, तो इसको हम लोग ठोस फॉर्म कहते हैं।
सॉलिड फॉर्म कहते हैं इसको, है ना। और इसका एग्जांपल आपका फॉर्म, जो गद्दा वाला फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म हो गया, रबर हो गया, स्पॉन्ज हो गया, प्यूमिस हो गया, इसको प्यूमिस ही बोलते हैं, एक प्रकार का पत्थर होता है, प्यूमिस ही कहते हैं उसको, प्यूमिस। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं, अगला याद रखिएगा, ज्यादा मात्रा में क्या है, सॉलिड है, कम मात्रा में लिक्विड है, यानी ठोस में द्रव, क्या बोलेंगे इसे, जल। और इसका एग्जांपल है जेली, है ना, जो नहीं आता है ब्रेड में जेली वगैरह लगाने वाला, फ्रूट जेली सब। चीज हो गया, बटर हो गया, ये सब इसका एग्जांपल है। हाँ, पनीर जो है, पनीर भी आपका इसी में आएगा, है ना, ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, जो आपका सॉलिड है और क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड सॉलिड जो होगा इसे क्या कहेंगे, ठोस सॉल। और इसमें आपका कलर जेमस्टोन यानी रंगीन रत्न, इसको लिख लीजिए हिंदी में, रंगीन रत्न। इसके बाद याद रखिएगा मिल्की ग्लास, यानी दूधिया ग्लास या दूधिया कांच। अरे कांच को मिल्किस कर दीजिए, नहीं होता है मिल्किस ऐसा ग्लास जो होता है, मैं कैसे दिखाऊं, चित्र ही दिखाना पड़ेगा हमको। अरे जो नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होता इस तरह से, आप देखो ना, दिखाई देते हैं मिल्किस ग्लास, देख करके ही आपको समझ में आएगा, इसको ऐसे नहीं समझ सकते। इस तरह का कांच आता है ना, इस तरह का जो एकदम नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है, इस तरह का, देखे हो, इस तरह का जो कांच होता है, इसी को मिल्किस ग्लास बोलते हैं। तो इतना एग्जांपल आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ये आपको टेबल जो है ये मेमोराइज कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब हम लोग बात करते हैं जो आपका कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि विलय की मात्रा कितनी है, उसके आधार पर सॉल्यूशन के प्रकार देखेंगे। हाँ जी, अच्छा पीछे करते हैं, लिख लो लिखना। एसीटोन से बताए थे ना जी कल, एसीटोन वाला, है ना। हाँ, एसीटोन बताए थे, फार्मूला भी बताया था ना एसीटोन का, याद नहीं है तुमको, भूल गए। CH3COCH3 बताए थे कि नहीं बताए थे, इसी को बोलते हैं एसीटोन। इसे से नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं, ये कीटोन संघ से बिलोंग करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। एक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, असंतृप्त विलयन, या फिर सॉरी, ये अभी नहीं, इसके बाद आते हैं इस पर। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं तनु, आ रहे भाई, तनु के बाद भी सांद्र लिख सकते हैं, है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि जब किसी विलयन में विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, विलय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे तनु विलयन कहेंगे। एग्जांपल जैसे 1000 ml पानी में 100 ग्राम चीनी का घोल, समझ रहे हैं, 100 ग्राम चीनी का घोल। या फिर आप लिख सकते हैं आपका ब्लाइंड सॉल्यूशन, पानी और नमक का घोल। इसमें क्या होता है, ब्लाइंड सॉल्यूशन में पानी ज्यादा होता है, नमक जो होता है आपका कम होता है। ठीक है, इसको ब्लाइंड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये भी आपका इसका एग्जांपल है। अब हम लोग बात करते हैं, दूसरा होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जैसे हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। और इसी प्रकार दोस्तों एसिड भी होता है, डाइल्यूट एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड यानी सांद्र अम्ल की अगर बात करें, ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, पानी की मात्रा कम, वो सांद्र क्या है, सांद्र अम्ल है। और कोई ऐसा अम्ल जिसमें कि पानी की मात्रा ज्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो, वो कैसा है, तनु अम्ल है। अगर आपसे पूछ रहे हैं कि सिरका किस प्रकार का अम्ल है, तनु है, क्या उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। अब मेरा लोगों से सवाल एक ये है, यहां पर ये पूछने का मकसद ये था कि जैसे मान लीजिए किसी एसिड को अगर हमको डाइल्यूट करना है बाबू, अम्ल है, ये हमारा सांद्र अम्ल है, इसको अगर हमें डाइल्यूट करना है तो क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। अरे ये सांद्र है, इसमें ऊपर से पानी डाल दिए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। गलतियों से ऐसा नहीं करिएगा, है ना, कहे कि अगर करिएगा ना तो बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होगा, एकदम ये फेंकेगा बाहर और मुंह कान जो एकदम पूरा खत्म। ऐसा कभी नहीं किया जाता। सांद्र करने का, इसको तनु करने का तरीका ये होता है, एक हम लोग बीकर लेते हैं, उसमें पानी लेते हैं और पानी में फिर ड्रॉप ड्रॉप करके क्या करते हैं, एसिड डालते हैं। कभी भी एसिड में पानी मिला करके डाइल्यूट नहीं किया जाता है एसिड को। एसिड के डाइल्यूशन का तरीका है कि पानी में हम लोग एसिड डाल करके क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड प्राप्त करते हैं। और ये एग्जाम में बहुत पूछता है, बच्चे ऐसी गलती करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है हमारा सेकंड जो है वो है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन की बात करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। याद रखिएगा ऐसा विलयन, और यहां से कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा क्या हो, कम हो, विलायक की मात्रा कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सांद्र विलयन कहेंगे। और इसका एग्जांपल है आपका चाशनी। चाशनी बनाता है ना जी चीनी का, तो ये किसका एग्जांपल है, ये आपका सांद्र विलयन का एग्जांपल है। दूसरा याद रखिएगा जो कप सिरप होता है, कप सिरप जो होता है ये भी आपका किसका, सांद्र विलयन का क्या होता है, उदाहरण होता है। और कप सिरप में याद रखिएगा कई बार पूछा जाता है किस एसिड का, किस मतलब अल्कोहल का प्रयोग होता है, याद रखिएगा इसमें इथाइल अल्कोहल या फिर क्या होता है, इथेनॉल होता है ना। इसलिए कभी कप सिरप ज्यादा पी लीजिए तो आपको नींद से आता है एकदम खूब, है ना। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इथेनॉल या क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है। ये भी सवाल पूछा जाता है आपसे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता हम लोग कहते किसे, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन की बात करेंगे। उसके बाद वहां पर सांद्रता को निकालने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग फॉर्मूला है, और वहीं से आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, तो न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। अब सांद्रता का मतलब है, याद रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या विलयन की सांद्रता। याद रखिएगा किसी सॉल्यूशन में, किसी विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को, किसी विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा को विलयन की क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अब लेकिन सर इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कितना विलय डिसॉल्व है, उसी को क्या कहेंगे, उस विलयन का सांद्रता कहेंगे। अगर कम विलय डिसॉल्व है कहेंगे सांद्रता कम है, अगर ज्यादा विलय डिसॉल्व है कहेंगे कि ज्यादा कंसंट्रेशन है इसका। लेकिन इसको निकालने के तीन फॉर्मूले हैं, है ना।
सांद्रता को निकालने का पहला फॉर्मूला है, याद रखिएगा, मास बाय मास परसेंटेज सांद्रता, यानी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कंसंट्रेशन बोलेंगे इसको, मास बाय मास परसेंटेज कंसंट्रेशन। और इसको देखो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, ऊपर में क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, विलेय, नीचे क्या रहेगा, विलायक। इतना समझ में आ गया? अब मास बाय मास पूछ रहा है तो लिख देना क्या, विलेय का मास। क्या लिखना है फॉर्मूले में, विलेय का द्रव्यमान, नीचे क्या लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान। किसका, ऊपर सॉल्यूट रहेगा, नीचे सॉल्यूशन रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, सॉल्यूट, नीचे क्या, अब मास है तो क्या, विलयन का, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने क्या, 100%। फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा आप देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ दे मास बटे वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन यानी द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता। तो ऊपर क्या रहेगा, विलेय, नीचे क्या रहेगा, विलयन। तो विलेय का क्या, ऊपर की क्या इधर द्रव्यमान है, तो विलेय का द्रव्यमान बटे क्या लिखेंगे नीचे, विलयन का आयतन गुने 100%। आ रहा है बात समझ में, आया ना, बोलो। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब इसके बाद तीनों से एक एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे आपको, क्या कि पूछ देगा एग्जाम में, तो इधर उधर नहीं ताकना है ना। व्हाइटनर में, उसमें भी क्या कहते हैं, अलग अलग तरह का होता है व्हाइटनर में, खास करके उसमें देखो एक होता है टाइटेनियम ऑक्साइड होता है ना, साथ ही साथ एसीटोन भी होता है, और भी कुछ केमिकल होता है उसमें, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा है ये सब कि व्हाइटनर में कौन सा केमिकल होता है, नहीं होता है। देखिए, जो चीज हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट है ना, हम आलतू फालतू चीज कभी आपको नहीं पढ़ाएंगे। एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट है, जो आपके एग्जाम का नेचर है, जो आपके एग्जाम का डिमांड है, हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे। और इस बात की गारंटी आपको मैं बार बार कहूंगा, आप पेपर में जाइएगा, आपके नोट से, आपके बुक से, मतलब जो भी आपको लिखा रहे हैं उससे आपको सवाल देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे ही आपको कंटेंट नहीं देते हैं। देखिए, बहुत एनालिसिस होता है पहले, और आपको लगता है कि मैं दिन भर खाली पेपर ही देखता रहता हूं कि किस पेपर में कैसा सवाल बन रहा है, कहां किस तरह का प्रश्न पूछा जाए, ताकि आपको उस तरह का कंटेंट दें, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी आए और कुछ भी लिखा देंगे, जो एग्जाम का लेना देना ही नहीं किसी को। ठीक है, अब तीसरा हम लोग बात करते हैं मास वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज सांद्रता, यानी आयतन बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता। यहां पर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, ये होगा ना जी, बटे विलयन का आयतन गुने 100%। अब क्वेश्चन करो एक, अब एक न्यूमेरिकल करिए, पहला न्यूमेरिकल। और इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 100 ml पानी में 20 ml एल्कोहल घुला है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन बटे आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होगा, प्रतिशत कंसंट्रेशन क्या होगा। इस सवाल को आप लोगों को करना है, फॉर्मूला आपको पता है, करिए। कितना हो गया, 50/3। देखते हैं, हमें भी पता नहीं है, हम तो ऐसे ही लिख दिए हैं, और सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, है ना, ताकि जब करें तो आपको समझ में आए कहां पर गलती की है। आप लोग सबको करना है, ऐसे नहीं। 20% आ रहा है, कितने आप लोग होशियार लोग हैं कि 20/100 गुना 100 कर दिया, ये किया ना जी, ये किए होंगे आप लोग। वॉल्यूम मतलब खाली यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, 100 + 20 कितना होगा, 120। तो 20/120 गुने 100, तो क्या हो जाएगा, 20 छके 50/3। आ गया समझ में। ये सब गड़बड़ी एग्जाम में नहीं करिएगा, यहां करना है करिए, मन करिए, यहां पे एग्जाम में नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नहीं आया समझ में क्या किसी को, आ गया, फिर से समझाते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो कि 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम नमक घुला है, तो मास बटे मास परसेंटेज सांद्रता क्या होगा, है ना। तो मास बटे मास निकालना है, देख लेते हैं, हमको भी पता नहीं है ना, हम भी सॉल्व करेंगे आपकी तरह। मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट, कितना है सॉल्यूट जी, 40। मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 320 + 40 गुने 100, 11.11%, यही होगा ना। ठीक है, इस तरह का दूसरा सवाल बनेगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं, समझ में आ रहा है। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं, तुम लोग आ रहा है सवाल समझ में जी, चलिए बहुत बढ़िया। इधर भी देखते हैं, ये सब पढ़ी पढ़ा सब ठीक है कि नहीं है इसे, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 320 ml ब्राइन सॉल्यूशन में, 320 ml ब्राइन सॉल्यूशन में 40 ग्राम नमक घुला है, तो मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज सांद्रता क्या होगा। 320 ml ब्राइन सॉल्यूशन में 40 ग्राम नमक घुला है, तो मास अपॉन वॉल्यूम सांद्रता क्या होगा। 25 आ रहा है, देख लेते हैं, हमें भी पता नहीं एक्चुअली में। 25 आ रहा है, अच्छा कैसे आ गया जी 25, 40/3 20 × 100, 25 आएगा, ये 12.5 आएगा ना। देखो, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, तो यहां पर सॉल्यूट का क्या है, सॉल्यूशन का कितना है 320, गुने 12.5% आ जाएगा, कर लेना सॉल्व। इस तरह का ये 3 न्यूमेरिकल आपका यहां से बनेगा।
अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, ठीक है। यहां तक किसी को हाँ जी बताइए, एगो ग्राम में है एगो एमएल में है, तो दिक्कत क्या है? इसमें दिया ही रहेगा, देखिए मास जो होता है यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम जब रहेगा, यहाँ पर आपका सॉल्यूट जो है ग्राम में दिया रहेगा, है ना, और जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपका किसमें, एमएल में दिया रहेगा। आगे बात समझ में, जब भी मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन आपसे पूछेगा तो सॉल्यूट का मास आपको ग्राम में दिया रहेगा और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किसमें दिया रहेगा, एमएल में दिया रहेगा, ठीक है। अब चलें आगे, कितना समय हो गया है? अभी 10 मिनट है ना जी, चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, सॉल्युबिलिटी, या जैसे हम कहते हैं विलेयता। विलेयता का क्या डेफिनेशन होता है, ये बता सकता है? हाँ, विलेयता का क्या डेफिनेशन होगा? याद रखिएगा, किसी 1 केजी, क्या है 1 केजी सॉल्वेंट में, विलायक में जितना विलेय घोला जा सके उसे उस विलायक की विलेयता कहते हैं, यानी कि उसे उसका सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब यहां से एक्चुअली में एक सवाल बनता है कि तापमान का किसी विलयन के सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, एक ना होता है आपका सॉल्यूशन की बात करें तो उसके सॉल्युबिलिटी के आधार पर एक सॉल्यूशन होता है आपका जिसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जिसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन का मतलब आप ये समझो कि ऐसा विलयन जिसमें उसकी क्षमता से कम सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसकी कैपेसिटी से, जो उसका क्षमता है उससे कम विलेय घुला है। मतलब कि जैसे सिंपल ऐसे मान लीजिए, आप रियल लाइफ एग्जांपल में आप मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं, है ना, आपने 2 ही रोटी खाया होगा, यानी 2 रोटी का जगह और है, ठीक है। यानी कि कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि उसमें यहां पर जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, इसमें जो कैपेसिटी है ना इसका, मान लीजिए कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूट को ये डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कितना है? सॉल्यूट डिसॉल्व जो है इसमें सॉल्यूट मान लीजिए आपका 80 ग्राम, 70 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, जो भी लिखना है। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसमें और विलेय घोला जा सके, यानी इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ऐसा विलयन जिसमें और विलेय घोला जा सके, जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सके। इसी प्रकार आपका दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि आपका क्षमता 4 रोटी का खाने का है और आप 4 रोटी खा लिए, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी विलयन है, उसका कैपेसिटी जितना है उस कैपेसिटी के अनुरूप उसमें क्या है आपका, डिसॉल्व है। अच्छा एक मिनट, अरे एकदम हल्ला मत करो, है ना लिखो लिखो, अब क्या करिएगा, लिखने दीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, हो गया, लिख लो आराम से लिखो। चला आगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 केजी लिख दिया गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये 100 ग्राम होता है, 1 केजी नहीं होता है, इसको ठीक कर लेना बाबू, है ना सब लोग। 100 ग्राम, किसी 100 ग्राम विलायक में जितना विलेय घोला जा सके उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। 100 ग्राम कर लीजिएगा, नॉट 1 केजी। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, दूसरा है आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन है ना, वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है ना, ये 100 ग्राम वहां पर दिया है, तब 100 ग्राम ही लिखो। संतृप्त विलयन या जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो जिसमें क्षमता के अनुरूप, जिसमें क्षमता के अनुरूप विलेय घुला है। मान लीजिए क्षमता है कितना इसका, ये कोई विलयन है, इसमें क्षमता है 100 ग्राम और घुला भी कितना है 100 ग्राम, विलेय कितना है इसमें 100 ग्राम। और इसके बाद आता है आपका अति संतृप्त सॉल्यूशन, यानी मान लीजिए कैपेसिटी आपका 4 रोटी खाने का, 6 रोटी खा लिया आप, तो ज्यादा हो गया, ओवर हो गया ना जी। उसी प्रकार मान लीजिए अति संतृप्त विलयन का मतलब क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो ऐसा विलयन जिसमें क्षमता से ज्यादा विलेय घुला है। यानी कि क्षमता है मान लीजिए 100 ग्राम और इसमें डिसॉल्व कितना है 120 ग्राम मान लीजिए, 150 ग्राम मान लीजिए, है ना, जैसा भी आपको ठीक लगे, 130 ग्राम मान लीजिए, ठीक है, 200 ग्राम मान लीजिए, है ना? अच्छा ठीक, जो भी लिखना है आप लिख लीजिए अपनी स्वादानुसार, है ना, ठीक है, ये ज्यादा ही चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। यहां से जो सवाल बनता है आपका कि किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्युबिलिटी पर, यानी कितना उसमें विलेय घोल सकते हैं, टेंपरेचर का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। अगला जब हम एक चार्ट बनाने वाले हैं, इसके बाद मतलब केमिस्ट्री को कंप्लीट करके फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी जो विलेयता होता है ना, विलयन की विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तापमान के। यानी कि अगर आपका तापमान बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी यानी जो विलेयता है ये क्या होगा आपका, बढ़ेगा। और टेंपरेचर अगर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा आपका, घटेगा। अब इसको समझते हैं, है ना, ये पहले आप लोग लिख लो। अब जो टेबल बनाने जा रहे हैं इस टेबल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे सवाल बनता है पेपर में, ठीक है ना। सलोनी मिश्रा का दिमाग पागल हो गया है इस तरह से, ठीक है सलोनी जी ठीक है, आप लगता है सलोनी जी कभी पढ़े नहीं है क्या, है? चलिए कोई बात नहीं है, एकदम पूरा गुस्से वाला इमोजी लगा, या लड़का लड़का वाला एकदम, है? चल हाँ हाँ, हट जा रहा है, सर फोन में चार्जिंग नहीं बचा है, अच्छा ठीक है, चार्ज कर लो भाई। अब ये भी समस्या का हम ही वो कर रहे हो, बताओ। चलिए
हम लोग बात करते हैं इसके आगे। देखो जो पढ़ने वाला बच्चा सब है ना इसमें तुम लोग वो सब पढ़ो, बाकी जो गप सब करना है गप सब करो अपना बढ़िया से, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए एक टेबल बना रहे हैं, कोई बात नहीं इस टेबल के बाद खत्म कर लेंगे, चिंता मत करो। ऐसा ना कि एकदम घड़ी में 5:30 बजा के हम एकदम यहाँ पे बोर्ड पे लिखना बंद कर देंगे। चलिए समझिएगा, एक है आपका असंतृप्त विलयन, एक है आपका संतृप्त विलयन और एक है आपका अति संतृप्त विलयन। ये टेबल याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ये तो मैं बना रहा हूं, चित्ते बनाना है आप लोगों को ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं, इसके ज्यादा कुछ नहीं। अब आप देखो इसका अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं, जैसे असंतृप्त विलयन है इसका टेम्परेचर अगर घटाते हैं, समझना, मान लीजिए असंतृप्त विलयन है इसका मतलब क्या है कि इसमें कैपेसिटी है मान लीजिए 100 ग्राम और सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम है, ये है ना जी। अब हम इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं कम कर रहे हैं कम कर रहे हैं, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि इसका कैपेसिटी जो है ना टेम्परेचर घटाने पर क्या होगा, घटेगा। एक टाइम ऐसा आएगा टेम्परेचर घटाते घटाते इसका टेम्परेचर इसका जो कैपेसिटी 80 ग्राम हो जाएगा, सॉल्यूट लेकिन रहेगा ना जी, सॉल्यूट बढ़ेगा ना जैसे, लेकिन टेम्परेचर घटा है इसका कैपेसिटी घट रहा है, तो टेम्परेचर घटाते घटाते एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो कैपेसिटी है घट करके कितना हो जाएगा 100 ग्राम, सॉल्यूट डिसॉल्व कितना 100 ग्राम। यानी कि असंतृप्त विलयन का अगर हम तापमान घटाएंगे तो पहले वो किसमें बदलेगा, संतृप्त में बदलेगा। फिर हम इसका टेम्परेचर और घटाने लग जाएं और घटाने लग जाएं तो क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटी जो है और क्या हो गया, घट गया, घट के मान लो 60 ग्राम हो गया, लेकिन इसमें सॉल्यूट कितना है उतने है। अब क्या हो गया, ये अति संतृप्त विलयन में बदल जाता है। आपसे पूछता है एग्जाम में, अगर हम असंतृप्त विलयन का टेम्परेचर घटाएंगे, सॉरी असंतृप्त विलयन का टेम्परेचर घटाएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, किसका टेम्परेचर, मतलब आप संतृप्त विलयन का टेम्परेचर घटाएंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, इस तरह से आपसे सवाल बनेगा। और जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा इधर कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर तो पहले असंतृप्त जो है संतृप्त में कन्वर्ट होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका ये असंतृप्त में। इसलिए जब आप नमक में पानी घोलिएगा, सॉरी पानी में नमक घोलिएगा, जब आप उसको गर्म करिएगा ना तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो उसमें आप ज्यादा नमक डिसॉल्व कर पाएंगे। जैसे जैसे नॉर्मल आप क्या कहते हैं चीनी घोलिए, लेकिन जैसे जैसे पानी गर्म करेंगे तो उसमें आप ज्यादा चीनी क्या कर पाएंगे, घोल पाएंगे। ऐसा इसी वजह से होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये टेबल जो ये जो चार्ट है इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हमारा सॉल्यूशन में एक कॉन्सेप्ट अभी और बचा हुआ है, वो लगभग 15-20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, मोलरिटी एंड मोललिटी, है ना। तो इससे भी न्यूमेरिकल भी बनता है मोलरिटी और मोललिटी से, लेकिन वो हम लोग करेंगे कल। और कल ही हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम लोग जितने भी एटॉमिक मॉडल्स हैं, लाइक डाल्टन मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, थॉम्सन मॉडल क्या है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका। ब्रेक भी चाहिए तुम लोगों को, कितना मिनट का, चलो 5-6 मिनट का ब्रेक ले लो फटाफट से, 5:40 में स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर 5:40 में क्लास स्टार्ट कर देंगे।